साथियों नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत, मेरे यूट्यूब चैनल @जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली पर बहुत जोर दिया गया है, लेकिन इसमें साफ-साफ नहीं बताया गया है कि पॉलिसी का भारतीय से क्या आशय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब भारतीय ज्ञान प्रणाली की बात करती है, तो ज्ञान की उस प्रणाली में भारत की कौन-कौन सी ज्ञान परंपराएँ शामिल हैं, इस बात को समझाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ विद्वानों के नाम दिए गए हैं। लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया है कि भारत में रहने वाले लोगों ने जिन-जिन बातों को खोजा, जिन-जिन बातों पर काम किया, वे सभी भारतीय ज्ञान प्रणाली में शामिल हैं। इस बात को ठोस तरीके से इस नीति में नहीं कहा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय ज्ञान प्रणाली का विवरण देने के लिए जिन-जिन विद्वानों के नाम की लिस्ट बनाई है, वह लिस्ट समावेशी नहीं लगती। हालाँकि अपने पैरा 4.27 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में आदिवासी ज्ञान परंपराएँ भी शामिल हैं। इसके बावजूद भी भारतीय ज्ञान प्रणालियों की एक समावेशी परिभाषा की बेहद ज़रूरत थी, जिसका अभाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिखाई दे रहा है। मैं आज की बातचीत को एक बहुत ही पुरानी घटना से शुरू करने जा रहा हूँ। बात कब की है, यह तो ठीक-ठीक याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था। शायद यह बात 1982-83 की होगी। मैं दिल्ली में पढ़ता था। मैं गर्मियों की छुट्टियों में उत्तराखंड में अपने गाँव जाया करता था। उस साल की छुट्टियों में हमारे गाँव वाले घर पर एक पूजा अनुष्ठान का आयोजन होना था। इस काम के लिए हमें हमारे पुरोहित को बुलाकर लाना था। मुझे और मेरे चाचा जी के बेटे को कहा गया कि जाओ और पुरोहित को संदेशा दे आओ। चाचा जी का बेटा मुझसे छोटा था। हम दोनों पुरोहित के घर की तरफ चल दिए। उस समय पैदल जाना ही एकमात्र विकल्प था। सफ़र काफ़ी लंबा था, लंबे से ज़्यादा कठिन था। वहाँ पहुँचने के लिए हमें काफ़ी चढ़ाई चढ़नी थी। हम दोनों चढ़ाई चढ़ रहे थे और हमारी साँस फूल रही थी। जिस पगडंडी पर हम चल रहे थे, वो इतनी ही चौड़ी थी कि उस पर एक बार में एक व्यक्ति ही चल सकता था या चल सकती थी। चलते-चलते मुझे दिखा कि रास्ते पर किसी बड़े जानवर का कंकाल पड़ा हुआ है। कंकाल पर कुछ खाल भी बची हुई थी। मैंने उस कंकाल को रास्ते से हटाना चाहा, तो मेरे चाचा के लड़के ने चिल्लाकर मुझे रोक दिया। मैंने कहा कि इसे रास्ते से एक तरफ कर देते हैं। उसने कहा कि इसे हाथ नहीं लगाना है। उसने कहा कि हाथ लगाने से कुछ बुरा हो सकता है। मैं दिल्ली में रहता था, वो गाँव में रहता था। इस तरह की बातों का उस पर ज़्यादा असर था, मुझ पर कुछ कम असर था। तो उसकी बात को बेकार की बात मानकर मैंने उस कंकाल को खिसकाकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। मेरे उस बर्ताव से वह काफ़ी आशंकित हो गया। मैं भी थोड़ा डर गया था। उसे लग रहा था कि मैंने एक मरे हुए जानवर को छुआ है, तो अब ज़रूर कुछ बुरा होगा। उसकी आशंका का कुछ-कुछ असर मुझ पर भी होने लगा था। मैं भी शायद कुछ डर गया था। कुछ बुरा होने की आशंका मुझे भी होने लगी थी। उसने कहा कि अब तुम नहाने के बाद ही घर जाना। जब हम पुरोहित को संदेशा देकर लौट रहे थे, तो रास्ते में पड़ने वाली एक नदी में नहाया। इससे मेरे चचेरे भाई को कुछ तसल्ली हुई। जब हम घर पहुँचे, तो उसने कंकाल को हटाने वाली बात घरवालों को बता दी। सभी ने आगे से ऐसा न करने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाते। इस बात को करीब 40 साल हो गए हैं। सवाल यह है कि वो घटना मुझे आज याद क्यों आई? इसकी वजह है क्योंकि उस घटना का एक्सप्लेनेशन व्याख्या मुझे आज कुछ ठीक से समझ में आने लगी है और इस घटना की एक्सप्लेनेशन को समझने में एक किताब ने मेरी मदद की। इस किताब का नाम है हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर आदिवासी दलित पिछड़ों के सामाजिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक क्रांति पर मंथन। इस किताब के लेखक हैं कांचा अलैया शेपर्ड। मेरे चचेरे भाई को कंकाल और चमड़े को हाथ लगाने से डर क्यों लग रहा था? वह केवल डर था या कुछ और भी था? कांचा अलैया शेपर्ड की मदद से उस घटना की 2 व्याख्याएँ मुझे मिलती हैं। एक व्याख्या से यह पता चलता है कि उत्तराखंड के ब्राह्मण ठाकुर लोगों का कुछ उत्पादक कामों के साथ विरोध का संबंध था और दूसरी व्याख्या से यह पता चलता है कि उत्तराखंड के ब्राह्मण ठाकुर लोगों का मरे हुए जानवरों और मनुष्यों के साथ तार्किक नहीं, बल्कि काल्पनिक संबंध था। एक सामान्य प्रश्न बनाएँ तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड के सवर्णों का मृतकों के साथ कैसा संबंध था? मुझे कंकाल को छूने से क्यों रोका जा रहा था? इस किताब को पढ़ते हुए मुझे समझ में आया कि इस प्रश्न का उत्तर ब्राह्मणवादी दर्शन में है। पता चला कि किसी मरे हुए जीव को न छूने का दर्शन एक तरफ तो ब्राह्मणवाद को परजीवी बनाता है और दूसरी तरफ अंधविश्वासी भी बनाता है।
मरे हुए जानवर के चमड़े से जो बनता है वह तो ब्राह्मणवादियों को चाहिए, लेकिन चमड़े से जुड़ी उत्पादकता, उत्पादन प्रक्रिया और उससे जुड़े उत्पादकों को वे अनैतिक और अशुद्ध कहकर दूर रखेंगे। उन्हें अन्य की उत्पादकता का भोग करना है, उनके द्वारा विकसित ज्ञान प्रणालियों का लाभ भी लेना है, लेकिन उन्हें सम्मान के लायक नहीं समझना। ऐसा करने से ब्राह्मणवादियों में परजीविता का तत्व स्थायी हो गया। खुद काम न कर सकना तो एक बात हुई, उस काम को नीच कहना दूसरी बात हुई। उनके अनुसार जो नीच काम है, उस काम से जो सामान, जूते वगैरह पैदा होते हैं, उनका उपयोग करना ये तीसरी बात हुई। यानी चमड़े का काम नहीं करना है, उस काम का फल भी खाना है और उस काम और उसे करने वाले कामगारों को नीच भी कहना है। मृतक के साथ अंधविश्वास को जोड़कर उसे प्रेत आदि का वाहक बनाने से ब्राह्मणवाद ने उत्पादकता के एक बड़े क्षेत्र को आर्थिक और वैज्ञानिक रूप से विकसित होने से रोक रखा है। इस तरह से ब्राह्मणवाद इस क्षेत्र में ज्ञान के विकास के खिलाफ काम करता आया है। इस वीडियो को आप भारतीय ज्ञान परंपरा यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम के संदर्भ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कर सकती हैं। यूजीसी ने उच्च शिक्षा में इंडियन नॉलेज सिस्टम को शामिल करने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। उन गाइडलाइंस में इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए एक वचन का प्रयोग किया गया है, यानी उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम कहा गया है जबकि होना चाहिए इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। इस वीडियो में मैंने जिस घटना का जिक्र किया है उसमें भी चमड़े के संदर्भ में ज्ञान की दो प्रणालियां साफ-साफ दिखाई दे रही हैं। ज्ञान की एक प्रणाली है जो चमड़े को प्रोडक्टिव प्रणाली के रूप में रूपांतरित करती है और ज्ञान की दूसरी प्रणाली है जो चमड़े से अंधविश्वास पैदा करती है और साथ ही एक परजीवी मानव समुदाय का निर्माण करती है। यानी जो चमड़े को छुएगा, उसे छीलेगा, उसे प्रोसेस करेगा, सफाई करेगा और उससे अलग-अलग तरह की वस्तुएँ बनाएगा, उससे जुड़ा हुआ जो ज्ञान है, वो है एक तरह का ज्ञान और उससे एक अलग तरह की ज्ञान प्रणाली का विकास होता है। लेकिन एक दूसरा ज्ञान है, जो काल्पनिक है, जो मृत जीवों को भूत-प्रेत, प्रेतात्मा आदि समझता है, उसे छूता नहीं है और उससे जुड़े हुए जो प्रोसेसिंग का काम है, छीलने का काम है, सफाई का काम है, उससे दूसरी-दूसरी वस्तुएँ बनाने का काम है, उनसे अपने आप को बचा कर रखता है। ऐसे में वह चमड़े के संदर्भ में, मृतक जीवों के संदर्भ में एक काल्पनिक दुनिया का निर्माण करता है और साथ ही उस जो वास्तविक दुनिया है, जो ज्ञान की वास्तविक दुनिया है, जो प्रोसेसिंग की है, जो प्रोडक्टिव ज्ञान की दुनिया है, उससे जो वस्तुएँ निर्मित हो रही हैं, चाहे वो बेल्ट हो, जूता हो, बैग हो या अन्य दूसरी चीज़ें हों, थैले हों, वो तो इन लोगों को चाहिए, लेकिन वो काम नहीं करना है। वो वस्तुएँ चाहिए भी, लेकिन उन वस्तुओं को बनाने वाले लोगों को उन्हें तथाकथित तौर पर नीच भी कहना है। तो ये जो बात है, यहाँ पर हमें चमड़े के संदर्भ में 2 तरह की ज्ञान प्रणालियों की तरफ इशारा कर रही है। अपनी किताब हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर के पेज 81 पर कांचा इलैया कहते हैं कि मनुष्य जाति में ब्राह्मण ताकतों ने परजीविता को ज्ञान के रूप में स्थापित किया और परजीवी प्रक्रियाओं के कार्यकारी तंत्र के रूप में संस्कृति की रचना की। चमड़े से जुड़े काम के संदर्भ में एक परजीवी ज्ञान परंपरा को स्थापित ही नहीं किया गया, बल्कि उसे व्यावहारिक बनाने के लिए काल्पनिक श्रेष्ठता और काल्पनिक नीचता को आध्यात्मिकता का दर्जा दिया गया। तो साथियों, भारतीय ज्ञान प्रणालियों को पढ़ते समझते हुए अगर आप अपने आसपास प्रचलित धारणाओं और व्यवहारों को विमर्श में लेकर आएँगे और आएँगी तो आपको भारतीय ज्ञान प्रणालियों के बारे में और भी ज़्यादा समझ में आ सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएँ ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।